हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2025-26 सोशल साइंस क्लास 6। तो अभ्यास प्रश्न पत्र क्यों सॉल्व करना है आपको? क्योंकि आपका जो फाइनल पेपर आएगा बच्चे, वो इसी से मिलता जुलता आएगा और कुछ सेम प्रश्न हमें अभ्यास प्रश्न पत्र में से ही पेपर में मिल जाएंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन शुरू होगा, वो बेटा MCQ आएगा। MCQ मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक गैर आर्थिक गतिविधियों से क्या प्राप्त नहीं होता। बेटे, आर्थिक गतिविधियां तो वो होती हैं जिनसे हमें पैसा मिलता है, और गैर आर्थिक गतिविधियां वो होता है जिनसे हमें पैसा तो नहीं मिलता, लेकिन इनसे हमें क्या मिलती है? अगर हम किसी के लिए ये काम करते हैं तो हमें खुशी मिलती है, हमें एक संतुष्टि होती है, हमें कुछ अच्छा लगता है, संतोष मिलता है, हमें अच्छा लगता है। क्या लगता है? अच्छा लगता है। इनको बोलते हैं गैर आर्थिक गतिविधियां। तो जैसे किसी ने हमें धन्यवाद कहा, कृतज्ञता का क्या मतलब है? धन्यवाद कहा, तो हमें अच्छा लगता है। कोई हमें प्यार करता है, सेवा करता है, हमें अच्छा लगता है। तो गैर आर्थिक क्रिया से तो ये सारी चीजें तो हमें मिल गई। क्या नहीं मिलता? संपत्ति नहीं मिलती। तो इसका ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन, मोनिका बैंक में कार्यरत है, बताओ वो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में है। आपने अर्थव्यवस्था वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें हम सीधा प्रकृति से चीजें लेते हैं, जैसे हम खेती करते हैं, खनन मतलब खुदाई करके कुछ चीजें निकालते हैं, मछली पालन है, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन है, आप ये सब काम करते हैं, ये तो प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? अब जो चीजें प्राथमिक क्षेत्र की हैं उनका आपने कारखानों में इस्तेमाल किया, उनसे एक नई चीज बना दी, जैसे आपने पानी से बिजली बना दी, निर्माण कार्य आपने कोई भी एग्जाम्पल लो कि जैसे गेहूं आपने उगाया, वो प्राथमिक क्षेत्र था। अब आपने उससे क्या किया? आटा बना के बिस्किट बना दिया फैक्ट्री में मशीनों का यूज करके। तो ये अब कौन सा क्षेत्र हो गया? द्वितीय क्षेत्र हो गया। और तीसरा क्षेत्र कौन सा होता है? सेवा क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। इसमें क्या होगा बेटा? अब जैसे आपने ये जो ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, तो इन चीजों को कोई आप तक पहुंचाएगा भी। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ले जाना। यातायात हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गई। ये किस क्षेत्र के उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र के उदाहरण। अब जैसे दुकानदार है, तो दुकानदार से हमारे तक सामान आ रहा है ना, तो वो भी तो किसी क्षेत्र में काम कर रहा है। उसने कोई चीज बनाई नहीं, उगाई नहीं, वो हमें सिर्फ वो दे रहा है चीजें। तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया? तीसरा क्षेत्र। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब इसमें उदाहरण आ गया, टीचर आ गया, डॉक्टर आ गया, कौन से क्षेत्र का एग्जाम्पल हो गया? तृतीय क्षेत्र। तो ऐसी मोनिका बैंक में कार्यरत है, तो ये सेवा ही तो दे रही है हमें। तो ये कौन, इसका आंसर हो गया आंसर डी, सेवा क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड। निम्नलिखित में से किसका संबंध शिव गंगा आंदोलन से है? बेटे, शिव गंगा आंदोलन क्या था? मध्य प्रदेश के अंदर एक झाबुआ जिला है, वहां पे भील जनजाति के जो लोग हैं वो रहते हैं। तो उनकी पानी की समस्या को दूर करने के लिए महेश शर्मा ने एक आंदोलन चलाया, जिसको शिव गंगा आंदोलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या था? हलमा प्रथा क्या थी बेटा? इन्हीं लोगों की एक प्रथा है कि अगर कोई संकट आए तो हमें एक साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करना है। तो यहाँ पे पानी की समस्या थी, तो उन्होंने मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाए जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु में हुआ। ऑप्शन में रामेश्वरम भी दे सकता है, क्योंकि रामेश्वरम तमिलनाडु के अंदर ही है। अगर इनसे कोई और प्रश्न बनाएगा तो आपसे पूछ सकता है कि भारत के किस नंबर के वो राष्ट्रपति थे? 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, और क्योंकि ये वैज्ञानिक थे, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लगभग 2300 वर्ष पूर्व शासन पर अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ मतलब बुक की रचना किसने की? एक बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आपसे पूछ रहा है ये बुक किसने लिखी? तो किसने लिखी? चाणक्य ने। और इनको एक और नाम से जानते हैं, कौटिल्य। किस नाम से जानते हैं? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन है, गलत की पहचान करो। तो इसमें 3 ऑप्शन तो सही होंगे और एक गलत होगा। तो इसमें ए कह रहा है रक्षा, केंद्र सरकार, विदेश मामले, केंद्र सरकार, संचार। इसका क्या मतलब है कि जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना जो पूरे देश के लिए, तो वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। तो ये तीनों बातें तो बच्ची सही है। इसमें जो ऑप्शन है डी, केंद्र सरकार सिंचाई,
नहीं, ये राज्य सरकार का काम है, इसलिए इसने गलत पूछा है, तो डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान महावीर की जन्मस्थली भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन क्या है आपका? बिहार राज्य में। अगर पेपर में बिहार ना लिखा है तो वैशाली भी लिखा आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व फसल कटाई से संबंधित है? देखो, फसल कटाई से बहुत सारे त्योहार संबंधित हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपको मकर संक्रांति, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन अगर पेपर में आए लोहड़ी, पोंगल, ओणम, बिहू, ये सब भी आपके फसल कटाई से संबंधित त्योहार हैं। तो अभी सैम्पल पेपर में हमें मकर संक्रांति दिया हुआ है, लेकिन आगे जो हमारा फाइनल पेपर आएगा उसमें ऑप्शन चेंज भी हो सकता है, इसलिए हमें बाकी चीजें भी देखनी है। अब है क्वेश्चन आपका, फारसियों ने भारत के लिए सबसे पहले किस शब्द का संबोधन किया? बेटे, जो विदेशी थे ना, उन्होंने भारत को किस किस नाम से बुलाया है, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है फारसी। फारसियों ने भारत के लिए क्या वर्ड यूज किया है? उन्होंने बोला है हिंदू। क्या बोला है? हिंदू। हिंदू के अलावा हिंद भी लिखा आ सकता है, और हिंदू बड़े ऊ की मात्रा भी आ सकती है, छोटे ऊ की मात्रा भी आ सकती है। तो फारसियों ने भारत को फारसी लिखा है, या इन्हीं को ईरानी भी बोलते हैं। ईरानियों ने भारत के लिए किस शब्द का यूज किया है? हिंदू शब्द का। अगर पेपर में ये पूछ लेता कि चीनियों ने भारत के लिए किस शब्द का यूज किया है, तो आपका आंसर होता यिंदू, सी ऑप्शन। अगर ये पूछे कि यूनानियों ने भारत के लिए कौन से शब्द का यूज किया है, तो इंडोई या इंडिके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास का साहित्यिक स्रोत है? साहित्यिक स्रोत होते हैं बेटा, जैसे जो किताबें होती है ना, किताबें आपकी हुई, वो साहित्यिक स्रोत हैं। तो इसमें से सिक्के, आभूषण, ये तो पुरातात्विक, मतलब जो जिनको आप देख कर कि कितने पुराने हैं, उनको चीजों को देखकर आप बता सकते हो, वो पुरातात्विक स्रोत हो गई। मूर्ति कला, ये तो कलात्मक स्रोत हो गया। जो कविता है, पुस्तकें हैं, इनको हम बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक। निम्नलिखित में से किस वेद में सबसे पहले सरस्वती नदी के विषय में जानकारी मिली? देखो, हमारे 4 वेद हैं, जिसमें सबसे पुराना है ऋग्वेद, प्राचीन वेद है, और इसी में नदी जो है सरस्वती, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक्स्ट्रा इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सरस्वती नदी का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने सबसे पहले माउंटेन एवरेस्ट पर फतह हासिल करी, मतलब जीत हासिल की? बछेंद्री पाल ने जीत हासिल की। अब बेटे, अरुणिमा सिन्हा कौन है? ये भी माउंटेन एवरेस्ट पे चढ़ी हैं, लेकिन ये पहले ना वॉलीबॉल की प्लेयर थी, और एक ट्रेन दुर्घटना में इनके जो है पैर नहीं रहा, एक पैर, तो इनको कृत्रिम पैर लगवाना पड़ा। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, और ये बाद में फिर, मतलब ये इनका जो ये एक्सीडेंट हुआ, इस घटना के बाद इन्होंने हार नहीं मानी, और उसके बाद ये भी माउंट एवरेस्ट पे गई हैं। लेकिन पूछा है पहली भारतीय महिला जो सबसे पहले गई हैं, तो कौन गई है? बछेंद्री पाल। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स तो अंतरिक्ष यात्री है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 14th क्वेश्चन कह रहा है, अब कुछ क्वेश्चन देखो, इनमें क्या था कि 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है, ठीक है। ये कैसा है क्वेश्चन है, इसमें एक पूरी लाइन दी गई है, आपको देखना पड़ेगा। इनको बोलते हैं कथन। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। आपको कह रहा है, पहली बात आपसे पूछ रहा है, क्या मानचित्र जो मैप होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, हाँ 3 टाइप के होते हैं। तो ये बात तो ठीक है। किस किस टाइप के? 3 टाइप के। देखो इधर, एक होता है बेटा भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र होते हैं जिसमें आप नदी, पर्वत, महासागर, जो प्राकृतिक चीजें हैं वो दिखा सकते हो। आप दुकान पे जाते हो मैप लेने के लिए, तो पूछता है ना आपसे, भौतिक चाहिए कि राजनीतिक चाहिए? भौतिक मैप आपको वो मिलेगा जिसमें आपको कोई बीच में लाइंस नहीं मिलती। दूसरा मैप होता है राजनीतिक मैप। राजनीतिक मैप मतलब जिसमें आपने मैप्स में आपने लाइंस देखी होगी। मैं आपको एक मैप दिखाती हूँ, देखो ये एक मैप देखो, इसके अंदर पूरे ऐसे राज्य बना रखे हैं ना, बीच बीच में लाइंस बनी हुई है ना, और यहाँ पे लिखा भी है पॉलिटिकल, मतलब राजनीतिक मैप। तो ये होते हैं राजनीतिक मैप, जिसमें आपको देश, राज्य, सीमाएं बतानी हो। और तीसरे टाइप का मैप होता है थीमेटिक मैप। ये कौन से मैप होते हैं? इन्हीं मैप में जब आपको कोई खास जानकारी देनी होती है, मतलब जैसे मैप के अंदर आपको बताना है कि किन किन राज्यों में ज़्यादा बारिश होती है, किन किन राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा है, मतलब किसी मैप में जब आप कोई खास जानकारी देते हो तो उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। तो मैप 3 प्रकार के होते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। सेकंड कथन कह रहा है, कथन 2, ग्लोब मानचित्र का एक प्रकार है। नहीं, ग्लोब मानचित्र का एक प्रकार नहीं है। मानचित्र के प्रकार तो हमने ये 3 पढ़े हैं। तो इसमें से देखो, कथन 1 और दोनों सही है, दोनों तो नहीं सही है।
हमें कौन सा ढूंढना होगा जिसमें लिखा हो कि कथन एक सही है और दूसरा गलत है। तो कथन एक सही है और दूसरा गलत है, ये सी ऑप्शन में लिखा है, तो सी आंसर हो गया। इसका लास्ट और 15th क्वेश्चन है कि सही मिलान की पहचान करो। विश्व का सबसे छोटा महासागर प्रशांत महासागर, ये तो सबसे बड़ा है, गलत हो गया। विश्व का सबसे छोटा महासागर हिंद महासागर, नहीं। विश्व का सबसे छोटा महासागर, ये तो आपको पता होगा तो आप आंसर लगा पाओगे। आर्कटिक महासागर, यस, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। तो पहले आपको जो पेपर मिलेगा, आपने अपने ये 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। इसके बाद इनको करने के बाद पेपर में कैसे करेंगे अब आप ये देखो। ऐसी आपको एक शीट मिलेगी एग्जाम में, ये है खंड क, ऐसी शीट आपको मिलेगी। ये उत्तर नंबर 1 है, मतलब ये पूरा जो आंसर है ये एक ही क्वेश्चन का आंसर है जिसके 15 पार्ट्स हैं। तो आपको जो पहली शीट मिलेगी, आप उस पहली शीट पे क्या करोगे, उस पहली शीट पे आप ऐसे लिखोगे क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7, जितना भी आ जाए आपका 8 9 10, और उसके बाद इसी शीट पे आप इस तरीके से लिखेंगे पूरा 15 के 15 जो पोर्शन है, आप उसके पार्ट्स एक ही शीट पे लिख देंगे। इधर देखो, इस तरीके से आपको लिखना है। एक ही शीट पे आपका पहला क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ये इसके आंसर हो गए। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है इसमें पेपर में, आप पेपर को देखो, सेकंड क्वेश्चन जो आएगा आपका, ये क्या है, खंड ख। अब इसमें आपको बेटे 2-2 नंबर के प्रश्न मिल रहे हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र को परिभाषित करो। तो आपको कैसे करना है, आपने पहली शीट पे आपने ये आंसर लिख दिए। अब आप सेकंड शीट पे जब लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे खंड ख, फिर आपको लिखना है उत्तर 2। ये कौन सा शासन, इसका आंसर देखो, प्रतिनिधि आधारित शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान करके चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को मतदान करके चुनती है। प्रतिनिधि कौन होते हैं बेटे, वे नेता जिनको हम चुनते हैं ना, जो चुने हुए लोग हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि बोलते हैं। और ये जनता की ओर से कानून बनाते हैं, देश चलाते हैं। इसी प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भी कहते हैं। तो आपको जितना याद हो जाए, अपनी भाषा में आपने जो पढ़ा हुआ है वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको 2 नंबर का ये जैसे प्रश्न है, इस तरीके से इसका आंसर अपनी शीट पे नीट एंड क्लीन ऐसे साफ लिखना है। उत्तर 2, जो टीचर को पता लगे कि आप साफ साफ आंसर कर रहे हो। इसके बाद उत्तर नंबर 3, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया है समुदाय के महत्व का विश्लेषण करो, और अथवा लिखा है परिवार के महत्व का विश्लेषण करो। तो इसका मतलब है कि तीसरे प्रश्न में आपको इन दोनों में से कोई एक ही करना है, या तो फिर ये कर लीजिए या ये कर लीजिए, लेकिन दोनों नहीं करने, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समुदाय का महत्व, समुदाय हमें एक साथ रहना सिखाता है और एक दूसरे की मदद करना सिखाता है। समुदाय में हमें सुरक्षा मिलती है, हम कुछ नियमों का पालन करना सीखते हैं। या इसके अलावा कोई भी पॉइंट जो आपको अच्छा लगे, आपने पढ़ा हो, वो भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको सिर्फ एक ही करना है। परिवार के महत्व का वर्णन, तो पहले आप पेपर में ऐसे लिखें परिवार का महत्व, फिर ऐसे 2 नंबर का है, साफ साफ 2 पॉइंट्स आपको बनाने हैं। जैसे परिवार के महत्व का क्या महत्व है कि बच्चों का जो पहला स्कूल होता है वो परिवार ही होता है। परिवार में ही रहकर बच्चे अच्छे संस्कार सीखते हैं, और परिवार हमें प्यार देता है, सुरक्षा देता है, हमें सही गलत की पहचान करना सिखाता है। कोई भी 2 पॉइंट्स आप कर सकते हो। अगला देखो, फोर्थ क्वेश्चन में फिर चॉइस दी हुई है, या तो आप ये लिखो कि वेदों का महत्व बताओ, या आप बताओ वैदिक संस्कृति का महत्व। आपको हमेशा चॉइस में बेटे ऐसे आंसर देता है जिनके, ऐसे क्वेश्चन जिनके उत्तर मिलते जुलते से होते हैं, इसीलिए आपको कोई भी एक ही प्रश्न करना होता है। तो आप जब इसका आंसर करोगे तो कैसे लिखोगे, फिर आप अपनी शीट पे नीट एंड क्लीन सुंदर सुंदर सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे आंसर 4, जो पता लगे आप किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हो। आपका प्रश्न है ये नंबर 4, तो यहाँ पे आपको कैसे लिखना है, उत्तर 4। वेदों का महत्व, वेद हमें सही आचरण, आचरण का क्या मतलब होता है, सही व्यवहार करना सिखाते हैं, अच्छे विचार सिखाते हैं, हमें भारतीय संस्कृति की जानकारी देते हैं। आप ऐसे साफ 2 पॉइंट बना सकते हो। अगर आप दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो वैदिक संस्कृति का महत्व, तो आप लिख सकते हो कि हमें नैतिक मूल्य, वही बात कि अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, और प्रकृति का सम्मान करना सीखते हैं हम वैदिक संस्कृति से। तो मैंने 2 किए हैं, लेकिन मैं बार बार बता रही हूँ आपको पेपर में कोई एक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सभ्यता की 2 विशेषताओं का वर्णन करो। देखो बेटा, मैंने आप कहीं भी आंसर शीट में दोबारा क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखना आता आपको क्वेश्चन पेपर में।
जब आपकी आंसर शीट होती है उसमें आप क्वेश्चन को नहीं रिपीट करते, आप बस लिखते हो उत्तर नंबर 5। उसी से हमें पता लग जाएगा आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। सभ्यता की दो विशेषताएं। सभ्यता की विशेषताएं है कि नगरों का विकास, जहाँ पे पक्के घर हो, अच्छी सड़कें हो, पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसको हम कह सकते हैं सभ्यता की विशेषता। जहाँ पे व्यापार हो, लोग जो है वस्तुओं का लेन देन करना जानते हो, तो सभ्यता की दो विशेषताएं हो गई। अब आपका आ गया नेक्स्ट खंड ग। ये 3 नंबर के प्रश्न है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की समृद्ध विविधता की व्याख्या उदाहरण सहित करो, या फिर भारत की वस्त्र परंपरा किस प्रकार विविधता को समृद्ध करती है, उदाहरण सहित लिखो। बेटे जहाँ पे वर्ड लिखा हो ना उदाहरण सहित, तो वहां आपको उदाहरण भी बताना है। आप अगर उदाहरण नहीं बताओगे तो आपका जो है नंबर उसमें कट हो जाएगा, 1 नंबर कट हो जाएगा। जैसे 3 मार्क्स का है तो आपको 2 ही मिलेंगे, इस तरीके से। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि भारत की समृद्ध विविधता का क्या अर्थ है, कि भारत देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म है, लोगों का पहनावा अलग अलग है, खान पान अलग है, त्योहार और रीति रिवाज परंपराएं अलग हैं, फिर भी हम सब मिलकर एक साथ रहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हो। आप त्योहारों का उदाहरण लिख सकते हो कि मिलजुल कर हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के हों। और उदाहरण आप ये भी लिख सकते हैं कि साड़ी पूरे देश में पहनी जाती है, लेकिन उसको पहनने के तरीके अलग अलग हैं और विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ भी हैं। कोई भी आप उदाहरण जो आपके मन में हो लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा प्रश्न कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि भारत की वस्त्र परंपरा विविधता को बढ़ाती है, क्योंकि हर क्षेत्र के अलग अलग तरह के पहनावे हैं, लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं, उनकी संस्कृति को, उनके रिवाज को वो कपड़े दिखाते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे राजस्थान की आपने सुना होगा बंधेज की साड़ियाँ बहुत फेमस है, रंग बिरंगे जो लहंगे हैं वहाँ की। पंजाब में फुलकारी के कपड़े हो गए, बनारस में बनारसी साड़ी हो गई, या कोई भी दूसरा उदाहरण। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, और इन दोनों में से हमें कोई एक ही करना है। इसके बाद जब आप अपने क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको फिर क्वेश्चन नंबर 7 मिलता है, और 7 में क्या पूछ रहा है, फिर से 2 ऑप्शन इसने दिए हैं। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली की व्याख्या करो, कि जो प्रारंभिक मानव था वो किस तरीके से रहता था। प्रारंभिक मानव की जीवन शैली के बारे में पढ़ते हैं कि प्रारंभिक मानव, देखो पहले ऐसे लिखना चाहिए, प्रारंभिक मानव की जीवन शैली कैसी थी। पॉइंट्स में आपको साफ साफ पेपर करना है। प्रारंभिक मानव जंगलों में, गुफाओं में रहता था, शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करता था, लकड़ी से पत्थरों से औजार बनाता था, और कपड़ों की जगह वो क्या करता था, जानवर की खाल या पत्तियों का प्रयोग करता था, और उसका जीवन बिल्कुल प्राकृतिक था, प्रकृति में ही रहता था, बिल्कुल सरल जीवन था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे चॉइस में दिया हुआ है इतिहास को जानने के कलात्मक स्रोत लिखो। देखो बेटा, अगर वो खाली कहता है इतिहास को जानने के आप स्रोत लिखो तो आप कोई भी लिख सकते थे, लेकिन उसने पूछा है सिर्फ कलात्मक स्रोत बताने हैं, तो इसका मतलब है आपको कलात्मक स्रोतों की जानकारी होनी चाहिए। तो चित्रकला कलात्मक स्रोत है, जैसे मंदिरों और गुफाओं में चित्र बने रहते हैं, उनसे भी हमें क्या पता लगता है, इतिहास की जानकारी मिलती है। सेकंड पॉइंट आप बना सकते हो मूर्ति कला, जैसे राजाओं महाराजाओं की मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इनसे भी हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। और थर्ड स्रोत है आपका पट्टिका। पट्टिका क्या होती है, जैसे एक नेम प्लेट होती है ना बेटा, सूचना देने की, जो हमें कोई जानकारी देती है, तो जगह जगह जो है पट्टिकाएं बनवा दी जाती हैं, जैसे बोर्ड पे कुछ जानकारी दे दी जाती है, जैसे राजा लिखवा दिया करते थे, जिससे जनता को कोई संदेश मिल सके, तो वो पट्टिकाएं हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं। ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आएगा वो आपका 5-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 8 और 9 आपका बेटे 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब इनको देखते हैं। 5 नंबर वाला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करो, या फिर ग्राम पंचायत की कार्यशैली में सुधार के लिए 5 सुझाव दो। इन दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे और आप एग्जाम में सिर्फ कोई एक करोगे। तो ग्राम पंचायत के कार्यों में आप लिख सकते हो कि सड़कों का रखरखाव, निर्माण कराना, मरम्मत कराना, साफ पानी की व्यवस्था कराना, गाँव में साफ सफाई, कचरे के निपटारे पर ध्यान देना। पंचायत जो है छोटे मोटे कर भी लगाती हैं, उनको वसूल भी करती हैं, या शिक्षा, स्वास्थ्य या समाज के कल्याण के लिए कल्याणकारी कार्य करती हैं, जनता तक सरकार की योजनाएं पहुंचाती है। आप कोई भी पॉइंट लिख सकते हो। अगर आप सुधार के लिए कोई सुझाव देते हैं कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें, कोई सुझाव दो, तो आप कैसे लिखेंगे कि जो भी काम पंचायत